नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज यादव एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं देवभूमि आईएएस एकेडमी में। दोस्तों, मध्य प्रदेश की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए अंतिम लेक्चर में हमने चर्चा किया था मध्य प्रदेश की नदियों के बारे में, जिसके अंतर्गत हमने देखा था मध्य प्रदेश में कौन कौन सी नदियां बहती हैं, साथ ही यहाँ पे कितने प्रकार के नदी तंत्रों का विकास हुआ है। यानी इसके अंतर्गत हमने देखा था कि मध्य प्रदेश में कुल 6 प्रकार के नदी तंत्र पाए जाते हैं, जिनमें से यानी जो मध्य प्रदेश की ज़्यादातर नदियाँ हैं वो किसी न किसी प्रमुख नदी में मिलकर अपना जल कहाँ पर विसर्जित करती हैं, किसी न किसी विशाल समुद्र राशि जैसे समुद्र या झील में। इसके साथ ही हमने देखा था कि मध्य प्रदेश में 6 प्रकार के नदी तंत्रों का विकास हुआ है, जिसमें सबसे बड़ा नदी तंत्र जो था वो था आपका गंगा नदी तंत्र। दूसरे नंबर पर आपका कौन सा आता था और सबसे महत्वपूर्ण था वो नर्मदा नदी तंत्र। तो नर्मदा नदी तंत्र की हम दोस्तों बात कर चुके थे। इसके अलावा 5 नदी तंत्र अपने और बाकी रह गए थे, जिसमें से पहला आपका होगा गंगा नदी तंत्र, उसके बाद होगा ताप्ती नदी तंत्र, उसके बाद माही नदी तंत्र और गोदावरी नदी तंत्र और अंतिम होगा आपका महानदी नदी तंत्र। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आज गंगा नदी तंत्र के बारे में। यदि इससे पहले बात करें तो हमने कल चर्चा की थी नर्मदा नदी तंत्र के बारे में, और नर्मदा नदी तंत्र का हमने देखा था कि नर्मदा नदी का उद्गम जो है कहाँ से होता है, तो अमरकंटक की पहाड़ियों से, और वह भ्रंश घाटी से बहती हुई कहाँ पर अपना जल विसर्जित करती है, तो वो करती है खंबात की खाड़ी में। ध्यान रखना, जो नर्मदा नदी बहेगी वो कहाँ से कहाँ की ओर बहेगी, तो पूर्व से पश्चिम की ओर उसका बहाव होगा। और जब ये नदी खंबात की खाड़ी में मिलती है तो वहाँ पर जो है एस्चुरी का निर्माण करती है। एस्चुरी और डेल्टा क्या होते हैं तो वो हमने आपको कल के लेक्चर में बताया था। यदि आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप कल के लेक्चर को देख सकते हैं, जहाँ पर आपको गंगा नदी तंत्र के बारे में विस्तृत से जानकारी मिल जाएगी। इसके अलावा दोस्तों आज हम बात करते हैं अपनी गंगा नदी तंत्र के बारे में। गंगा नदी तंत्र क्या होता है दोस्तों, यदि हम गंगा नदी की बात करें तो हमें पता है कि ये उत्तराखंड में जो उत्तराखंड से निकलती है ये, और उत्तराखंड से निकलने के बाद ये अपना जल कहाँ पर विसर्जित करती है, तो ये करती है बंगाल की खाड़ी में। सबसे पहले ये भारत से होती हुई बांग्लादेश में जाती है, और बांग्लादेश में इसको पद्मा, मेघना इत्यादि नामों से जाना जाता है, और उसके बाद अंतिम रूप से अपना जल कहाँ पे विसर्जित करती है, तो बंगाल की खाड़ी में। उसी की एक सबसे प्रमुख सहायक नदी है दोस्तों कौन सी, यमुना नदी। तो यमुना नदी जो है दोस्तों, यमुना नदी में मध्य प्रदेश की कुछ नदियों का जो वहाँ पे अपना जल विसर्जित या फिर बोले उनकी सहायक नदी जो है वो कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में। जैसे हम बात करें तो आपकी चंबल नदी हो गई, इसके साथ ही बात करेंगे तो कालीसिंध, चंबल, बेतवा, केन, सोन जो हो जाएगी वो आपकी गंगा नदी की सहायक नदी हो जाएगी। और यमुना की बात करें तो केन हो गई, बेतवा, सिंध, ठीक है, इतनी सारी नदियाँ आपकी हो जाएंगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आज गंगा नदी के बारे में। तो पहले आप एक बार इसको अच्छे से आप समझ लीजिए। जैसे मान के चलो आपकी ये कौन सी है, गंगा नदी। गंगा नदी कहाँ से निकलेगी आपकी, तो ये निकलेगी आपकी उत्तराखंड से, ठीक है, उत्तराखंड से निकलती है। आपने पढ़ा होगा ये भागीरथी और अलकनंदा जो नदी है वो मिलकर आपकी कौन सी नदी बनाती है, गंगा नदी बनाती हैं। और गंगा नदी वहाँ से बहती हुई यानी उत्तराखंड से बहती हुई फिर वो दिल्ली वगैरह में प्रवेश करके फिर उत्तर प्रदेश में, फिर अंतिम रूप से वो कहाँ पे बांग्लादेश में जाती है, और बांग्लादेश के बाद वो बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। उसकी एक प्रमुख नदी है दोस्तों जो गंगा के साथ से ही उसका उद्गम होता है, यानी उत्तराखंड से इसका उद्गम होता है, जिसका नाम है यमुना नदी। तो हम देखेंगे कि यमुना की प्रमुख सहायक नदियां कौन कौन सी हैं जो अपना जो जल प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से गंगा नदी जल में विसर्जित करते हैं। तो ठीक है दोस्तों, आज हम देखते हैं अभी सबसे पहले यमुना नदी के बारे में। तो यमुना नदी की सबसे महत्वपूर्ण दोस्तों यदि हम बात करें इसकी सहायक नदी की, तो वो है आपकी चंबल नदी। कौन सी होगी, चंबल नदी होगी। और चंबल नदी की बात करें तो ये कहाँ से निकलती है, तो ये निकलती है मध्य प्रदेश के इंदौर से। मध्य प्रदेश में इंदौर में एक जगह का नाम है जिसका नाम है जानापाव पहाड़ी, जो कि कहाँ आती है, तो महू एरिया के अंतर्गत आती है। आपने सुना होगा मध्य प्रदेश में के इंदौर में महू कैंट, ठीक है, महू कैंट के बारे में सुना होगा, तो वहाँ से इसका उद्गम होता है। साथ ही इसके बाद ये नदी कहाँ से जाकर मिलती है, तो ये नदी मध्य प्रदेश से होती हुई आपकी कहाँ प्रवेश करती है, सबसे पहले राजस्थान में प्रवेश करेगी। राजस्थान में प्रवेश करने के बाद पुनः एक बार फिर से मध्य प्रदेश में प्रवेश करती है, और उसके बाद आपका उत्तर प्रदेश में प्रवेश करेगी। और उत्तर प्रदेश में इटावा नाम की एक जगह है, कौन सी है दोस्तों, इटावा। यहाँ पे आपको इटावा नाम की जगह देखने को मिलेगी, एक क्षेत्र का नाम है इटावा। तो इटावा में प्रवेश करने के बाद ये आपकी यमुना नदी से मिल जाती है। तो अब चंबल नदी की बात करें तो चंबल नदी की कुल लंबाई कितनी होगी दोस्तों, 965 किलोमीटर होगी, जिसमें से मध्य प्रदेश में वो कितनी बहती है, तो 365 किलोमीटर अप्रॉक्स बहती है। ध्यान रखना दोस्तों, लंबाई आपको ज़्यादा इतना एग्जैक्ट याद करने की जरूरत नहीं है, एग्जाम में बहुत ही कम पूछी जाती है। केवल आपको ये याद रखना है कि बड़ी नदी कौन सी है, ठीक है, सबसे बड़ी नदी ज़्यादातर ये पूछी जाती है। और लंबाई आप 1-2 नदियों के नाम याद कर सकते हैं, और ज़्यादा वो इम्पोर्टेंट नहीं है।
तो इसके बाद दोस्तों बात करें तो चंबल नदी जो है आपकी मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। पहली सबसे बड़ी नदी कौन सी होगी? तो पहली होगी आपकी कौन सी? नर्मदा नदी। और दूसरी कौन सी होगी? चंबल नदी। ठीक है। प्रवाह क्षेत्र की बात करेंगे तो कहाँ कहाँ बहेगी है? मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, ठीक है, ये 3 राज्यों में होकर बहती है। मध्य प्रदेश में बात करें तो ये इंदौर हो गया, धार हो गया, रतलाम हो गया, नीमच हो गया, मंदसौर हो गया, श्योपुर हो गया, मुरैना हो गया, भिंड हो गया, इत्यादि जिलों से होकर बहती है। और भिंड और मुरैना में हमने बात किया था, यहाँ पर ये क्या करती है? भिंड और मुरैना में बीहड़ों का निर्माण करती है। ठीक है। ये अवनालिका अपर्दन करती हुई जाती है और अवनालिका अपर्दन के स्वरूप यहाँ पे क्या हुआ है? बीहड़ों का निर्माण हुआ है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे कौन कौन सी प्रमुख या फिर पहले इसकी सहायक नदियों की बात कर लेते हैं। इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी होंगी? तो इसकी सहायक नदी दोस्तों आपको यहाँ पे एक देखने को मिलती है जो कि उज्जैन, इंदौर के पास ही एक जगह है उज्जैनी, लगभग वो आपके इंदौर में ही आता है। और वहाँ से आपकी एक नदी निकलती है जिसका नाम है क्षिप्रा नदी। सबसे महत्वपूर्ण नदी है मध्य प्रदेश की। इसको मध्य प्रदेश की गंगा भी बोला जाता है। किसको? क्षिप्रा नदी को। ध्यान रखना, सफाई मतलब पवित्रता के आधार पर इसको मध्य प्रदेश की गंगा बोला जाता है। ठीक है। आगे आप पढ़ेंगे मध्य प्रदेश की गंगा, हालांकि बेतवा को ही बोला जाता है, लेकिन वो वहाँ पे गंदगी के आधार पे बोला जाता है, क्योंकि गंगा जिस तरीके से गंदी है उसी प्रकार से आप देखते हो आगे चल के बेतवा का भी लगभग वही स्वरूप देखने को मिलता है। ठीक है। तो बात करते हैं दोस्तों चंबल की सहायक नदी की। तो एक हो गई क्षिप्रा नदी। और क्षिप्रा नदी की बात करें तो यहाँ पे एक सबसे महत्वपूर्ण शहर है जिसका नाम है उज्जैन। और उज्जैन में क्या होता है? प्रत्येक 12 वर्ष में कुंभ का मेला लगता है और यहाँ पे महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग भी स्थापित है। ये आपकी कहाँ पे मिलेगी जाके? तो ये मिल जाएगी चंबल नदी में। और इसके साथ ही दोस्तों क्षिप्रा की एक और आपको सहायक नदी यहाँ पे देखने को मिलेगी जिसको बोलते हैं खान नदी या फिर इसको बोलते हैं कान्ह नदी, जो कि इंदौर सिटी में से होकर निकलती है। फिर एग्जाम में पूछा जाता है कि इंदौर जो है किस नदी के किनारे बसा हुआ है या फिर कौन सी नदी इंदौर के बीच शहर से होकर निकलती है? तो वो खान नदी होकर वहाँ से निकलती है। तो 2 नदियाँ यहाँ पे हो गई, एक हो गई खान नदी और दूसरी हो गई क्षिप्रा। उसके बाद दोस्तों आगे चलेंगे तो यहाँ आपको मिलेगी शबना नदी। मंदसौर के पास, यहाँ पे राजस्थान से इसका उद्गम होता है। राजस्थान से आपका मंदसौर के पास ही मध्य प्रदेश में प्रवेश करती है और यहाँ पर ये जो है चंबल नदी की सहायक नदी है। ठीक है, शबना नदी। यहाँ पर एक सबसे महत्वपूर्ण मंदिर है दोस्तों जिसका नाम है पशुपतिनाथ मंदिर। ठीक है, जो कि कहाँ पे है? मंदसौर में है। ये एग्जाम में कई बार पूछा जाता है पशुपतिनाथ या फिर मंदसौर शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो मंदसौर जो है वो शबना नदी के किनारे बसा हुआ है। उसके बाद आगे चलेंगे तो यहाँ आपको मिलेगी एक बनास नदी। बनास नदी हालांकि मध्य प्रदेश में नहीं बहती है, लेकिन ये ध्यान रखना दोस्तों चंबल की सबसे बड़ी सहायक नदी है जो कि अरावली पर्वत श्रृंखला से निकलती है। कहाँ से? राजस्थान में अरावली पर्वत श्रृंखला से इसका उद्गम होता है और ये मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी सहायक नदी, चंबल की सबसे बड़ी सहायक नदी होगी। इसके बाद आगे बात करें दोस्तों तो यहाँ पे आपको एक जगह नदी और देखने को मिलेगी, काली सिंध मिलेगी, उसके बाद पार्वती मिलेगी। अभी इनकी हम डिटेल में आगे चर्चा करेंगे दोस्तों। इसके बाद आगे चलेंगे तो कूनो मिलेगी, सिंध मिलेगी, ये सब इसकी सहायक नदियाँ रहेंगी। ठीक है। इसके बाद इस पर परियोजना की बात करें तो इस पर 3 प्रमुख परियोजनाओं के नाम आपको याद रखने हैं। पहला है आपका गांधी सागर जो कि मंदसौर में बना हुआ है। दूसरा है जवाहर सागर जो कि आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे कोटा नाम का एक शहर है राजस्थान में। कोटा में आपका जवाहर सागर बना हुआ है और वहीं चित्तौड़गढ़ में आप देखोगे तो वहाँ पे आपको राणा सागर भी देखने को मिल जाएगा। तो 3 आपको यहाँ पे परियोजनाओं के नाम याद रखने हैं। कौन कौन से? गांधी सागर, जवाहर सागर और राणा सागर। आप इसको शॉर्ट ट्रिक से भी याद कर सकते हो, जैसे गरज। ठीक है। गा से आपका क्या हो जाएगा? गांधी सागर, रा से हो जाएगा राणा सागर और जा से हो जाएगा आपका जवाहर सागर। तो 3 आपको यहाँ पे प्रमुख परियोजनाओं के नाम याद रखने हैं। तो दोस्तों चंबल नदी के बारे में इतनी सारी इन्फॉर्मेशन आपको होनी बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों आगे बात करते हैं क्षिप्रा नदी के बारे में। क्षिप्रा नदी को हमने अभी मैप में देखा था। तो क्षिप्रा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? इंदौर में एक जगह है काकरी बारड़ी, वहाँ से इसका उद्गम होता है। या फिर उज्जैनी भी वहाँ पे जगह का नाम है। तो उज्जैनी से या फिर इंदौर की काकरी बाड़ी से इसका उद्गम होता है। मोहाना ये कहाँ पर बनाई है? तो मोहाना बनाती है ये लगभग आपके रायसेन के पास, रतलाम के पास आप पहुंचोगे तो रतलाम के पास ही लगभग यहाँ पे आपका मोहाना बनाती है। कौन सी? क्षिप्रा नदी। कहाँ पर? चंबल नदी। यानी ये आपकी चंबल नदी की एक सहायक नदी रहेगी। कौन कौन से जिले इसके आसपास रहेंगे? तो यहाँ पे इसके जिले देखेंगे तो इंदौर हो गया, उज्जैन हो गया, रतलाम हो गया, मंदसौर, ये आपके इतने प्रवाह क्षेत्र में आते हैं या फिर इनकी नदियों के किनारे बसे हुए ये शहर हैं। ठीक है। लंबाई की बात करेंगे तो 195 किलोमीटर रहेगी। सबसे इंपॉर्टेंट बात, यहाँ पर प्रत्येक 12 साल में सिंहस्थ कुंभ का मेले का आयोजन किया जाता है। कहाँ पर? उज्जैन में। ठीक है। अभी रिसेंटली 2016 में हुआ था यहाँ पे, और अगला कुंभ देखेंगे तो यहाँ पे 12 साल बाद यानी लगभग 2028 में अगला कुंभ यहाँ पे देखने को मिलेगा।
साथ ही साथ यहाँ पे एक ज्योतिर्लिंग मंदिर है या जिसको बोला जाता है महाकालेश्वर। ठीक है, ये एकमात्र दक्षिणमुखी मंदिर भी है आपका। दक्षिणमुखी मंदिर यदि पूछा जाता है तो आपका कौन सा होगा, महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग होगा, जो कि कहाँ पर स्थित है, तो वो आपका उज्जैन में स्थित रहेगा। साथ ही दोस्तों यहाँ पे क्या हुआ था, नर्मदा क्षिप्रा लिंक परियोजना भी चलाई गई थी। क्या हुआ था दोस्तों, यहाँ पे जब 2016 में जब यहाँ पे कुंभ का आयोजन किया गया था, कब, 2016 में, तो यहाँ पर एक यहाँ पे कई सारे घाट बने हुए हैं। बेसिकली आपने सुना होगा राम घाट इसमें सबसे ज़्यादा फेमस है। तो वहाँ पे क्या होता है कि काफ़ी संख्या में भीड़ इकट्ठी होती है और वहाँ पे पानी जो है, पानी की कमी भी हो जाती है, पानी थोड़ा प्रदूषित भी हो जाता है। तो इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए वहाँ पे पानी यानी पानी की कमी ना रहे और वहाँ पे गंदगी को थोड़ा साफ करने के लिए नर्मदा नदी को क्षिप्रा नदी से जोड़ा गया था, जिसको बोला गया नर्मदा क्षिप्रा लिंक परियोजना। इसमें किया गया था बेसिकली दोस्तों, एक पाइपलाइन बिछाई गई थी जिसमें से आपका जो इनलेट लिया गया था, यानी पानी को कहाँ से लिया गया था, नर्मदा नदी से लिया गया था, और वो पाइपलाइन आपकी बिछाई गई थी कहाँ तक, उज्जैन तक, और उज्जैन में आपका पानी वहाँ पे छोड़ा गया था। तो ये आपकी नर्मदा क्षिप्रा लिंक परियोजना थी जो कि 2016 में बनाई गई थी। ठीक है, इसके बाद दोस्तों बात करें इसकी सहायक नदी की, तो इसकी सहायक नदी है कान्ह नदी। तो कौन सी नदी, कान्ह नदी, या फिर इसको आजकल की आम भाषा में खान नदी भी बोला जाता है। तो खान नदी जो है दोस्तों वो इंदौर के बीचों बीच से होकर निकलती है, या फिर अपन ये बोल सकते हैं कि इंदौर शहर जो है वो खान नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है दोस्तों, खान नदी की बात करें तो यदि आप इंदौर लोकल में आपने देखा होगा तो खान नदी को कहीं कहीं आपने सरस्वती नदी भी सुना होगा, यानी सरस्वती नदी भी किसका नाम है, तो वो खान नदी का ही नाम है। ठीक है दोस्तों, तो क्षिप्रा नदी के बारे में इतनी सारी जानकारी आपको बहुत ही जरूरी है। तो क्षिप्रा नदी के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या रहेगा, तो वो ये रहेगा कि उज्जैन किस नदी के किनारे बसे हुए, तो क्षिप्रा नदी के किनारे। महाकालेश्वर जो ज्योतिर्लिंग है वो किस नदी के किनारे है, क्षिप्रा नदी के किनारे। और जो कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है वो कहाँ किया जाता है, तो क्षिप्रा नदी के किनारे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ इतनी सारी चीज़ें आपको क्लियर होंगी। अगली नदी की बात करते हैं दोस्तों, काली सिंध। जैसा कि अभी हमने देखा था यहाँ पे, ये जो इसकी सहायक नदी की देखी थी तो क्षिप्रा का कौन सी थी, काली सिंध। तो काली सिंध के बारे में हम दोस्तों यहाँ पे देखते हैं। तो काली सिंध नदी जो है इसका उद्गम कहाँ से होता है, काली सिंध का उद्गम होगा देवास के बागली गाँव से। यानी देवास में एक आपको गाँव देखने को मिलेगा बागली, कौन सा, बागली गांव देखने को मिलेगा। और देवास के बागली से काली सिंध का उद्गम होता है। ये मोहाना कहाँ पे बनाती है, तो ये मोहाना बनाती है चंबल नदी में। यानी अपना जल कहाँ पे विसर्जित करेगी, तो चंबल नदी में विसर्जित करेगी, और जो कि आपका राजस्थान के अंतर्गत आता है। यानी अपना जल कहाँ पे, राजस्थान में छोड़ेगी, और कहाँ पे, चंबल नदी में। ठीक है, कौन कौन से शहर इसके किनारे बसे हुए हैं, तो शाजापुर हो गया, राजगढ़ हो गया, देवास, ये प्रमुख शहर हैं जो इसके किनारे बसे हुए हैं। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे एक महत्वपूर्ण डैम है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, कुंडालिया डैम। कुंडालिया डैम दोस्तों किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो काली सिंध नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है, काली सिंध नदी के बारे में इतना ही। इसके साथ ही दोस्तों अगली नदी की बात करते हैं। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलती होगी, यहाँ पे रहेगी काली सिंध के बाद कौन सी रहेगी, पार्वती। तो पार्वती नदी के बारे में दोस्तों यदि बात करें तो पार्वती नदी जो है वो कहाँ से निकलती है, तो ये निकलती है आपके सीहोर के आष्टा से। यानी सीहोर में एक जगह का नाम है आष्टा, वहाँ से इसका उद्गम होता है। मोहाना ये कहाँ पर बनाती है, तो मोहाना बनाती है राजस्थान में। ठीक है, कौन सी नदी में, तो चंबल नदी में। अभी हम सारी चंबल नदियों की सहायक नदियाँ पढ़ रहे हैं दोस्तों, ध्यान रखना। अभी यमुना की सहायक नदी नहीं पढ़ रहे हैं। यमुना की सहायक नदी एक ही है, वो कौन सी, अभी चंबल। और चंबल के अंतर्गत कौन सी नदी आती हैं, तो अभी तक हम इन नदियों के बारे में चर्चा कर चुके हैं। साथ ही दोस्तों अंतिम नदी आपकी रहेगी कौन सी, कूनो नदी। कूनो नदी इसका उद्गम कहाँ से होता है, तो शिवपुरी से होता है। मोहाना कहाँ पर बनाई है, तो मोहाना बनाती है अपना मुरैना में, चंबल नदी में। ठीक है, चंबल नदी की सहायक नदी रहेगी अभी, और इसका उद्गम शिवपुरी से होता है। और इसके अंतर्गत आने वाले शहर कौन से होगा, तो शिवपुरी हो जाएगा, इसके बाद आप देखोगे शिवपुर हो जाएगा और मुरैना हो जाएगा। ठीक है, कूनो के नाम से दोस्तों आपको पता होगा रिसेंटली एक अभी राष्ट्रीय जो उद्यान की घोषणा की गई थी। अभी हमने राष्ट्रीय उद्यान वाले चैप्टर में पढ़ा था उसको। तो कूनो पालपुर राष्ट्रीय उद्यान, जो कि पहले अभ्यारण्य हुआ करता था, तो उसका जो हमने उस टाइम पे आपको बताया था कि जो इसका नाम पड़ा है वो किसके पर पड़ा है, तो यहाँ पे बहने वाली कूनो नदी के आधार पर इसका नाम पड़ा हुआ है। तो कूनो नदी कहाँ पे हो गई आपकी, शिवपुरी में। और कहाँ से होकर बहती है बेसिकली अपनी, तो ये शिवपुर से होकर बहती है। और शिवपुर में ही आपका क्या है, तो कूनो राष्ट्रीय उद्यान आपका कहाँ पे रहेगा, शिवपुर में रहेगा। ठीक है दोस्तों, इतनी सारी चीज़ें क्लियर है। तो हमने अभी तक चर्चा की है किसके बारे में, ये चंबल नदी के बारे में। तो चंबल नदी के ऊपर और देख लेते हैं। चंबल नदी कहाँ से निकलेगी, इंदौर से। क्षिप्रा की सहायक नदी कौन कौन सी होंगी, तो क्षिप्रा हो गई, काली सिंध हो गई, पार्वती हो गई, कूनो हो गई, ये आपकी सहायक नदियाँ रहेंगी। ऊपर से देखेंगे तो शिवना हो गई, बनास हो गई। बनास इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी रहेगी। यहाँ तक क्लियर है चंबल नदी के बारे में।
तो चलिए अगले नदी के बारे में देखते हैं, जो कि हमारी कौन सी रहेगी। तो अब रहेगी वो आपकी सिंध नदी। तो सिंध नदी जो है वो उसका उद्गम कहाँ से होगा, तो सिंध नदी का उद्गम होगा आपका विदिशा जिले से। कहाँ से, विदिशा जिले में एक जगह का नाम है सिरोंज, यानी वहाँ की एक तहसील है सिरोंज। तो सिरोंज से इसका उद्गम होता है, या फिर सिरोंज में भी एक जगह का नाम है लतेरी। तो लतेरी हो सकता है आपको एग्जाम में लतेरी भी देखने को मिल जाए। तो लतेरी, सिरोंज या विदिशा तीनों एक ही हैं आपके, यानी विदिशा आपका जिला हो जाएगा, सिरोंज तहसील हो जाएगी और लतेरी वहाँ पे एक जगह का नाम हो जाएगा। तो इसका उद्गम कहाँ से होगा, सिरोंज विदिशा से। मोहाना ये कहाँ पर बनाएगी, तो मोहाना बनाएगी यूपी के जालौन में। कहाँ पे बनाएगी, यूपी के जालौन, वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट है, जालौन जिला का नाम है। और कौन सी नदी के साथ अपना जल मिलाएगी, तो ये मिलाएगी यमुना नदी के साथ। यानी ये किसकी सहायक नदी हो गई अब डायरेक्टली, यमुना की। तो यमुना की एक सहायक नदी हमने इससे पहले पढ़ी थी चंबल, और अब दूसरी नदी कौन सी हो गई है, सिंध नदी। लंबाई की बात करें तो इसकी लंबाई रहेगी दोस्तों 470 किलोमीटर। सहायक नदियाँ कौन कौन सी रहेंगी, तो सहायक नदी रहेगी आपकी कुंवारी हो गई, माहौर हो गई, पहुज हो गई और कुंद इत्यादि आपकी सहायक नदियाँ रहेंगी। ज़्यादा इंपॉर्टेंट रही हैं यहाँ पे, आपको केवल इतना याद रखना है सिंध नदी, सिंध नदी का उद्गम कहाँ से होता है और ये सहायक नदी कौन सी नदी की है, ठीक है। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे एक परियोजना है दोस्तों, जो कई बार एग्जाम में पूछी आती है, कौन सी, मणिखेड़ा, या फिर इसी को बोला जाता है मोहिनी सागर, जो कि आपके कहाँ पर स्थित रहेगी, तो ये आपकी रहेगी शिवपुरी के आसपास, यानी शिवपुरी में ये आपकी स्थित है कौन सी, मणिखेड़ा, ठीक है। तो कौन सी परियोजना हो जाएगी आपकी ये, तो मणिखेड़ा, मोहिनी सागर भी बोला जाता है इसको। और साथ ही साथ यहाँ पे दोस्तों दो इंपॉर्टेंट मेले लगते हैं, जिसको एक का नाम है आपका रतनगढ़ और दूसरा है सनकुआ, ठीक है। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है रतनगढ़ का मेला किस नदी के किनारे लगता है और किस सिटी में लगता है, तो ये आपका दतिया सिटी में लगेगा। कहाँ पे, दतिया में लगेगा और आपका सिंध नदी के किनारे। सनकुआ की बात करें तो सनकुआ का मेला भी आपका कहाँ पे लगता है, सिंध नदी के किनारे लगता है। और ये भी बात करें कौन सी जिले के अंतर्गत आएगा, तो दतिया जिले के अंतर्गत आएगा। तो सिंध नदी के बारे में क्या क्या बात याद रखनी है, उद्गम स्थान सिरोंज विदिशा, मोहाना, यमुना, जालौन में, लंबाई 470, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, केवल एक बार सुन लीजिए। सहायक नदियाँ कुंवारी, माहौर, पहुंच, कुंद, ठीक है। परियोजना मणिखेड़ा, मोहिनी सागर और रतनगढ़ और सनकुआ का मेला इसके किनारे लगता है, ठीक है। सिंध नदी के बारे में दोस्तों इतनी सारी जानकारी काफ़ी है। तो सिंध नदी हो गई दोस्तों। अब हम देखते हैं इसका बेतवा नदी के बारे में। तो बेतवा नदी की बात करें तो बेतवा नदी का उद्गम कहाँ से होगा, तो बेतवा नदी का उद्गम होगा दोस्तों रायसेन के कुमरा गांव से। कहाँ से होगा, रायसेन के कुमरा गांव से होगा। और ये मोहाना कहाँ पे बनाएगी, तो ये मोहाना बनाएगी यूपी के हमीरपुर में। हमीरपुर में कौन सी नदी में, तो यमुना नदी में, ठीक है। कौन कौन से जिले इसके अंतर्गत आएंगे, तो आपके हो गया विदिशा हो गया, रायसेन हो गया, अशोकनगर हो गया, निवाड़ी हो गया, गुना हो गया, ठीक है। तो आप मैप में ये चीज़ देख सकते हैं, यहाँ से आप चलेंगे तो यहाँ पे आपको ये सारे जिले यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। तो कौन कौन से जिले हो जाएंगे बेसिकली दोस्तों इसके अंदर, तो आप यहाँ से चलेंगे तो यहाँ पे आपको विदिशा जिला मिलेगा सबसे पहले, ठीक है। विदिशा का यहाँ पे आपको रायसेन मिल जाएगा, यहीं आपको गुना मिल जाएगा। सॉरी, ये नदी आपकी जो है थोड़ी यहाँ से गलत बन गई है, यहाँ से ये जाती हुई लगभग यहाँ पे क्रॉस करती है, ठीक है। यहाँ से ये क्रॉस करेगी और यहाँ पे ये निवाड़ी जिला है, निवाड़ी जिले को क्रॉस करती हुई जाती है। तो निवाड़ी अभी हाल ही आपका टीकमगढ़ से अलग हुआ है। तो यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और दोस्तों और बनता है आपका कि बेतवा नदी के किनारे एक मंदिर है दोस्तों निवाड़ी में, क्या नाम है उसका, ओरछा। ओरछा राम राजा का मंदिर है, काफ़ी बार एग्जाम में ये पूछा गया है। ओरछा वहाँ की एक बेसिकली तहसील का नाम है, किसकी तहसील रहेगी, तो ये निवाड़ी की तहसील रहेगी, पहले टीकमगढ़ की हुआ करती थी। तो इसके अंदर दोस्तों किसका मंदिर है, तो यहाँ पे भगवान राम जी का मंदिर है यहाँ पे, ठीक है। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया, याद रखना, बेतवा नदी के किनारे। सहायक नदी की बात करें इसकी तो बीना, धसान, जानी इसकी सहायक नदियाँ हो जाएंगी। परियोजना यहाँ पे कौन सी चलती है, तो परियोजना इसकी सबसे इंपॉर्टेंट है सम्राट अशोक, जिसको हलाली परियोजना भी बोला जाता है। इसके अलावा राजघाट परियोजना इसी नदी के किनारे मिलेगी। माता टीला डैम भी आपको इसी नदी के किनारे देखने को मिलेगा। ये जो नदी है दोस्तों यहाँ पे आपकी यूपी और एमपी का सीमा निर्धारित करती है, जैसा कि आप मैप में देख सकते हैं। यहाँ से आने के बाद दोस्तों यहाँ से यहाँ तक ये आपकी क्या करती है, यहाँ की सीमा निर्धारण करेगी किसकी, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की, ठीक है। इसके साथ ही दोस्तों इसको मध्य प्रदेश की गंगा भी बोला जाता है। किस आधार पर बोला जाता है, अभी हमने थोड़ी देर पहले चर्चा की थी, इसको गंदगी के आधार पर मध्य प्रदेश की गंगा बोला जाता है, ठीक है, क्योंकि इस नदी में क्या है, काफ़ी ज़्यादा गंदगी हो चुकी है, ठीक है दोस्तों। और साथ ही में बात करते हैं तो बेतवा नदी से क्या हुआ था यहाँ पे कि बेतवा केन लिंक योजना भी चलाई गई थी दोस्तों, जो कि ध्यान रखना पूरे भारत की सबसे पहली नदी जोड़ो परियोजना थी। इसके अंतर्गत क्या होता है, दो नदियों को आपस में जोड़ा जाता है, जैसा कि हमने नर्मदा और क्षिप्रा के बारे में चर्चा की थी। उसी कॉन्सेप्ट पर इसको जोड़ा गया था, कौन कौन सी, बेतवा और केन नदी को।
तो पढ़ते हैं दोस्तों केन नदी के बारे में। तो केन नदी जो है उसका उद्गम कहाँ से होगा, तो इसका उद्गम होगा कटनी कैमूर से, यानी कटनी में कैमूर वहाँ की पर्वत श्रृंखला का नाम है। तो कैमूर पर्वत श्रृंखला से इसका उद्गम होता है। कौन से जिले में, तो कटनी जिले में। मोहाना कहाँ पे बनाएगी, तो मोहाना बनाएगी दोस्तों ये यमुना नदी पे, कहाँ पे, बांदा, यानी यूपी का एक जिला है बांदा, और बांदा में ये क्या करती है, मोहाना बनाती है। लंबाई की बात करें तो लंबाई कितनी रहेगी, लंबाई रहेगी 417 किलोमीटर, जिसमें से मध्य प्रदेश में कितनी रहेगी, 292 किलोमीटर। सहायक नदी दोस्तों कौन सी है, तो एक उर्मिल हो गई, दूसरी पाटर हो गई। तो ये उर्मिल कई बार पूछी गई है, तो उर्मिल आप यहाँ पे याद रख सकते हो। तो उर्मिल नदी आपकी सहायक नदी हो जाएगी, और पाटर नदी। इसके बाद दोस्तों इस पे जलप्रपात काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जैसे गाथा जलप्रपात हो गया, पांडव जलप्रपात हो गया, जो कि आपको पन्ना जिले में देखने को मिलेंगे। इसके साथ ही दोस्तों रनेह जलप्रपात, जो कि आपका उर्मिल नदी के किनारे बना हुआ है बेसिकली। तो रनेह जलप्रपात आपका कहाँ पे मिलेगा, छतरपुर जिले में मिलेगा। इसके साथ हमने बात की थी कि मध्य प्रदेश की संपूर्ण भारत की पहली नदी जोड़ो परियोजना कौन सी थी, तो केन बेतवा लिंक परियोजना, जो कि 2005 में चलाई गई थी। ठीक है, केन नदी के बारे में इतनी सारी चीज़ें दोस्तों क्लियर हो गई। इसके अलावा केन नदी के पास में हमने पढ़ा होगा, जब राष्ट्रीय अभ्यारण्य और उद्यान के बारे में पढ़ रहे थे, तो हमने उस टाइम पे पढ़ा था केन सोन घड़ियाल, वहाँ पे अभ्यारण्य का भी निर्माण हुआ है, यानी वहाँ पे जो अभ्यारण्य है वहाँ की अभ्यारण्य के और राष्ट्रीय उद्यान के बीच में से होकर गुजरती है आपकी केन नदी। ठीक है, तो इतनी सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। तो इसके बाद आगे चलते हैं, तो आपको मिलेगी आगे टोंस नदी। कौन सी नदी मिलेगी दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये टोंस नदी देखने को मिलेगी। और टोंस नदी जो है आपका डायरेक्ट जल विसर्जित करती है किसमें, गंगा नदी में। ये यानी ये किसकी सहायक नदी हो जाएगी अब, तो गंगा की। तो दो नदियाँ रहेंगी, एक सोन और टोंस, ये आपकी दोनों किसकी सहायक नदी है, गंगा नदी की। तो टोंस की बात करें तो इसका उद्गम कहाँ से होता है, इसका उद्गम होता है सतना के मैयर जिले से, सतना जिले के मैयर, वहाँ पे एक तहसील का नाम है या फिर एक जगह का नाम है। तो मैयर वहाँ पे एक मतलब माता देवी माता का भी मंदिर है, काफ़ी फेमस है। तो ठीक है, तो मैयर से आपका इसका उद्गम होता है, और जो कि किस जिले के अंतर्गत आएगा, सतना जिले के अंतर्गत आएगा। मोहाना ये कहाँ पर बनाएगी, तो ये मोहाना बनाएगी अपना गंगा नदी में। कहाँ पे, गंगा नदी में। और प्रयागराज डिस्ट्रिक्ट, यानी यूपी का जो प्रयागराज या इलाहाबाद जो जिला है, चूँकि उसका नाम परिवर्तन हो चुका है, पहले इलाहाबाद बोला जाता था, अब उसको प्रयागराज बोला जाता है। तो प्रयागराज में ये क्या करती है, अपना मोहाना बनाती है। कौन सी नदी पे, तो गंगा नदी में। सहायक नदी की बात करें इसकी, तो सहायक नदी कौन कौन सी होंगी इसकी, एक बिघड़ और बिछिया, दो प्रमुख सहायक नदियां हैं। एक होगी बिघड़ नदी, दूसरी होगी बिछिया नदी। बिघड़ नदी की बात करें तो यहाँ पे कुछ प्रमुख जलप्रपात पाए जाते हैं, जो कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। कौन कौन से हो गए, तो एक होगा आपका चचाई, दूसरा पियावन, तीसरा बहुटी और केवटी। तो चचाई, पियावन, बहुटी, केवटी ये आपके जलप्रपात हो जाएंगे किस नदी पर, बिघड़ नदी पर। और यदि इनडायरेक्ट पूछे तो कौन सी, टोंस नदी पर, क्योंकि बिघड़ नदी किसकी सहायक नदी हो जाएगी, टोंस नदी की। तो कई बार आपको टोंस नदी भी एग्जाम में दे देता है। तो बिछिया नदी अगली सहायक नदी होगी, और बिछिया नदी के किनारे दोस्तों रीवा शहर आपका बसा हुआ है। रीवा शहर एक बार आपका एग्जाम में पूछा जा चुका है कि रीवा शहर जो है वो किस नदी के किनारे बसा हुआ है। तो रीवा शहर आपका किस नदी के किनारे, बिछिया नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है, टोंस नदी के बारे में दोस्तों इतनी ही जानकारी। आगे चलते हैं सोन नदी के बारे में। तो सोन नदी जो है आपकी कहाँ से निकलेगी, ये आपकी निकलती है अमरकंटक पहाड़ी, यानी जो मैकाल पर्वत श्रृंखला हमने पढ़ी थी, जहाँ से नर्मदा नदी का उद्गम हो रहा था, वहीं से आपकी सोन नदी का भी उद्गम होता है। तो सोन नदी का उद्गम स्थल कहाँ पे रहेगा, अमरकंटक, यानी अनूपपुर जिला। यदि बात करें तो जिला कौन सा रहेगा यहाँ पे, तो यहाँ पे जिला रहेगा आपका अनूपपुर। ठीक है, अनूपपुर जिला से इसका उद्गम होता है। मोहाना ये कहाँ पे बनाएगी, तो मोहाना बनाएगी गंगा नदी में, ये भी गंगा नदी में बनाएगी। और गंगा नदी में कहाँ पर, तो ये बनाएगी बिहार में। बिहार में एक जगह जिले का नाम है पटना, या फिर बिहार की राजधानी बोल सकते हैं पटना। ठीक है, पटना में ये क्या करती है, अपना मोहाना बनाती है। इसके बाद आगे बात करते हैं इसकी सहायक नदियों की। तो इसकी सहायक नदी कौन कौन सी होंगी, जोहिला, बनास, रेहंद, गोपद। बनास के नाम से कन्फ्यूज मत होना दोस्तों। बनास एक आपकी चंबल की सहायक नदी भी होती थी, जो कि आपकी कहाँ से निकलती थी, अरावली पर्वत श्रृंखला से। और यहाँ पर भी आपकी एक बनास नदी है, दोनों अलग अलग हैं। यहाँ पे जो बनास नदी होगी वो आपकी सोन नदी की सहायक नदी रहेगी। ठीक है, और इसके साथ ही जोहला नदी हो जाएगी, रेहंद हो जाएगी और गोपद नदी हो जाएगी। तो ये इसकी कुछ प्रमुख सहायक नदियाँ हो जाएंगी। इसके बाद दोस्तों बात करें इसकी लंबाई की, तो 780 किलोमीटर की कुल लंबाई रहेगी, और मध्य प्रदेश में ये कितनी रहेगी, 509 किलोमीटर रहेगी। ठीक है, परियोजना की बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट परियोजना बाण सागर परियोजना दोस्तों, कई बार एग्जाम में पूछी आती है। बाण सागर परियोजना जो है आपकी रेहंद नदी, इसको रेहंद भी बोला जाता है दोस्तों, ध्यान रखना, रेहंद सागर परियोजना भी बोला जाता है इसको।
ठीक है, या फिर इसको गोविंद बल्लभ पंत सागर भी बोला जाता है। ठीक है, तो बाणसागर परियोजना कहाँ पे रहेगी आपकी, तो ये आपकी रहेगी जो शहडोल वाला इलाका है, आप यहाँ पे देखते होंगे, यहाँ पे जो शहडोल जिला यहाँ पे आपको देखने को मिलता है, लगभग यहाँ पे इसका निर्माण हुआ है। यहाँ पे एक बांध बनाया गया है जिसको बोला जाता है बाणसागर बांध। और जो बाणसागर बांध से दोस्तों जो बिजली उत्पन्न की जाती है या फिर वहाँ पे जो उसके उद्देश्य वगैरह, मतलब ये बहुउद्देशीय परियोजना है बेसिकली, इसको देखें तो ये कौन कौन से जिलों के मध्य या राज्यों के मध्य रहेगी, तो ये आपका उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार, यानी 3 राज्यों के बीच इसका शेयर बटा हुआ है, या फिर कौन बोल सकते हैं 3 राज्यों के मध्य जो है इस बांध का या फिर इस परियोजना का निर्माण किया गया है। कौन कौन से 3 राज्य हो जाएंगे, तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार, यानी यूपी, एमपी, बिहार। तो ये दोस्तों आपकी हो गई कौन सी, अब हमने आप यहाँ पे बात कर ली है यमुना नदी के बारे में या फिर गंगा नदी तंत्र के बारे में। यहाँ पे हमने सारी नदियों की बात कर ली है जो कि हम किसके नदी अंतर्गत आती थी, गंगा नदी के अंतर्गत। अब हमारा अगला तंत्र होगा वो कौन सा होगा दोस्तों, तो वो होगा दोस्तों ताप्ती नदी तंत्र। तो अब हम देखते हैं किसके बारे में, ताप्ती नदी तंत्र के बारे में देखते हैं। तो ताप्ती नदी तंत्र की यदि हम बात करें तो आपने मध्य प्रदेश का नक्शा देखा होगा। मध्य प्रदेश के नक्शे में आप यहाँ पे एक जिले देखते होंगे जिसको बोलते हैं बैतूल जिला। बैतूल जिला से निकलती है ताप्ती नदी, और इसको ताप्ती नदी तंत्र क्यों बोला जाता है, तो हमने कल के लेक्चर में बताया था, चूंकि ये जो नदी है वो डायरेक्ट यानी प्रत्यक्ष रूप से अपना जल कहाँ पे विसर्जित कर रही है, तो खंबात की खाड़ी में विसर्जित कर रही है, यानी किसी न किसी बड़े महासागर में अपना जल विसर्जित कर रही है, जिसके कारण इसको क्या बोला जाता है, ताप्ती नदी तंत्र बोला जाता है। और अपवाह तंत्र क्या होता है वो हमने आपको कल के लेक्चर में बताया था। तो ताप्ती नदी की बात करें तो ताप्ती नदी का जो उद्गम है वो कहाँ पे रहेगा, तो बैतूल मुल्ताई में रहेगा, यानी बैतूल में एक आपकी जगह का नाम है या फिर तहसील का नाम है मुल्ताई, जहाँ से उसका उद्गम होता है। ताप्ती नदी को दोस्तों ध्यान रखना, अपने जो पुराण होते हैं पुराणों में इसको सूर्यपुत्री भी बोला गया है, यानी किसकी पुत्री बोला गया है, सूर्य की पुत्री बोला गया है, या फिर उसको सुरसुता भी बोला जाता है। ताप्ती नदी की बात करें तो नर्मदा नदी की घाट, जो नर्मदा नदी जैसे बहती है तो उसी के समांतर दोस्तों ये भी आपकी भ्रंश घाटी में होकर बहती है, और इसकी डायरेक्शन क्या रहेगी, तो इसकी डायरेक्शन रहेगी पूरब से पश्चिम की ओर। नर्मदा नदी भी कहाँ से कहाँ बहती थी, तो यहाँ पूरब से लेकर पश्चिम की ओर बहती थी, और ताप्ती नदी भी उसी के समानांतर बहती है कहीं ना कहीं, और दोनों के बीच में एक जल विभाजक है जिसको बोला जाता है सतपुड़ा जल विभाजक। ठीक है, यदि आपसे पूछा जाए कि नर्मदा और ताप्ती के बीच में कौन सा जल विभाजक कार्य करता है, तो सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला एक जल विभाजक के रूप में कार्य करता है। कौन कौन सी नदी के लिए, तो नर्मदा और माही नदी के लिए। ये भी आपकी क्या है, भ्रंश घाटी से होकर बहती है। भ्रंश घाटी हमने बताई थी क्या होता है, यहाँ पर एक पर्वत का निर्माण होगा, यहाँ पर एक पर्वत का निर्माण होगा, बीच में एक भ्रंश घाटी होगी जिसके अंतर से क्या बहेगा, तो जल बहेगा। तो यहाँ पे तो आपका हो जाएगा सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला। यहाँ पे आप देखेंगे महाराष्ट्र में आती है अजंता पर्वत श्रेणी, कौन सी, अजंता पर्वत श्रेणी आती है, तो इन दोनों के बीच में आपकी बहती है ताप्ती नदी। और यहाँ पे बात करें तो यहाँ आपकी नर्मदा नदी बहती है, और यहाँ पे आपकी रहेगी विंध्याचल पर्वत श्रृंखला। ठीक है, तो आपको नर्मदा और ताप्ती के बारे में अंतर पता चल गया होगा। तो ये क्या करती है, पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हुई खंबात की खाड़ी में मुहाना बनाती है। और ये ध्यान रखना दोस्तों, जब ये अपना मुहाना बनाती है तो ये निर्माण करती है एस्चुरी का। ये भी डेल्टा का निर्माण नहीं करेगी, ये किसका निर्माण करती है, एस्चुरी का निर्माण करती है। एस्चुरी क्या होती है हमने आपको कल के लेक्चर में काफ़ी डीपली समझाया था, और एस्चुरी का निर्माण क्यों होता है वो भी बताया था, और कौन कौन से कारक हैं जो एस्चुरी बनाने के लिए सहायक होते हैं, उन सब चीज़ों की हमने कल के लेक्चर में चर्चा की थी। तो आप वो चीज़ कल के लेक्चर में देख सकते हैं। लंबाई की बात करें दोस्तों तो इसकी लंबाई रहेगी 724 किलोमीटर, और मध्य प्रदेश में जो है 280 किलोमीटर ये बहती है टोटल। सहायक नदी कौन कौन सी हो जाएंगी, तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, नाम याद रख लेना केवल। तो पूर्णा नदी हो गई, गिरना नदी हो गई, बोरी हो गई, कालीबीत। इनके बारे में डिटेल में पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप केवल इनके नाम याद रख सकते हो ज़्यादा से ज़्यादा, इससे ज़्यादा आपको याद नहीं रखना है। तो सहायक नदी कौन सी हो जाएंगी, पूर्णा, गिरना, बोरी, कालीबीत, ये इसकी सहायक नदी हो जाएंगी। ठीक है, आगे बात करें कौन कौन से जिलों से होकर गुजरती है, तो यहाँ पर ये बैतूल से तो इसका उद्गम होता है, और आगे चल के ये एक जिले से होकर गुजरती है जिसका नाम है बुरहानपुर। ठीक है, बुरहानपुर से होकर ये निकलती है, और सबसे पहले यहाँ से निकलने के बाद महाराष्ट्र में प्रवेश करती है। महाराष्ट्र से आपके फिर मध्य प्रदेश में आएगी, और मध्य प्रदेश से फिर दोबारा महाराष्ट्र में जाएगी, और अंतिम रूप से कहाँ पे जाकर मिल जाएगी, तो ये अंतिम रूप से मिल जाएगी आपके खंबात की खाड़ी में। और खंबात की खाड़ी में मिलने से पहले यहाँ पे एक बांध का निर्माण किया गया है जिसको बोला जाता है उकाई बांध।
क्या बोला जाता है इसको? उकाई बांध बोला जाता है, जो कि आपका गुजरात, जो गुजरात वहाँ पे राज्य पड़ता है मध्य प्रदेश के बाद ये गुजरात में प्रवेश करती है और गुजरात में ही उकाई डैम का या फिर उकाई परियोजना का वहाँ पे निर्माण किया गया है। महाराष्ट्र में बात करें तो महाराष्ट्र में भी एक बांध का निर्माण हुआ है जिसको बोला जाता है हटनूर। क्या बोला जाता है? हटनूर बांध बोला जाता है, जो कि कहाँ पे रहेगा? महाराष्ट्र में। तो आपको इतना याद रखना है, हटनूर बांध जो है वो किस नदी के किनारे रहेगा? तो ताप्ती नदी के किनारे रहेगा। और कहाँ पर है? तो वो महाराष्ट्र में। ठीक है, तो आपका यहाँ पे ताप्ती नदी तंत्र पूरा होता है। ताप्ती नदी तंत्र के बारे में केवल इतनी ही जानकारी आपको लेनी है। अगले नदी तंत्र की बात करेंगे तो वो आपका रहेगा यहाँ पे माही नदी तंत्र। कौन सा रहेगा? माही नदी तंत्र रहेगा। और माही नदी तंत्र के दोस्तों अगर बात करेंगे तो इसमें हमको पढ़ना है केवल माही नदी के बारे में। तो माही नदी के बारे में बात करते हैं तो माही नदी का जो उद्गम होता है वो कहाँ से होता है? तो धार जिले से होता है। कहाँ पे? धार जिले में एक जगह का नाम है मिंडा। तो मिंडा से इसका उद्गम होता है और अपना मुहाना कहाँ बना दिया? तो खंभात की खाड़ी में। चूंकि हमने इसको तंत्र नाम दिया है, क्या नाम दिया है? पूरा एक तंत्र नाम दिया है, तो सीधी सी बात है ये अपना मुहाना कहाँ बना दी होगी? किसी न किसी विशाल जल राशि में। तो ये अपना मुहाना बनाएगी कहाँ पे? खंभात की खाड़ी, यानी कोई ना कोई महासागर के अंदर। ठीक है, तो कहाँ कहाँ से होकर गुजरती है? तो ये मध्य प्रदेश में इसका उद्गम होता है, इसके साथ ही राजस्थान में प्रवेश करती है और उसके बाद ये गुजरात में प्रवेश करने के बाद कच्छ की खाड़ी, यानी यहाँ पे आप देखते हो कच्छ का रण या और सॉरी खंभात की खाड़ी वहाँ पर है, तो खंभात की खाड़ी में ये अपना जल विसर्जित कर देती है। कौन कौन से जिले आते हैं इसके अंतर्गत? तो आपका एक धार जिला हो गया, झाबुआ हो गया, रतलाम हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे आप मैप में देखेंगे तो यहाँ आपको धार जिला मिलेगा, इसके ऊपर आपको झाबुआ जिला मिलेगा और इसके यहाँ पे आपको रतलाम जिला मिलेगा। तो ये ऊपर की ओर जाती है और पुनः नीचे की ओर आती है और इस प्रकार से ये बहती है। और ये ध्यान रखना दोस्तों, ये विश्व की एकमात्र नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। कर्क रेखा क्या होती है? आपकी कर्क रेखा बात करेंगे तो हमने कल बात की थी कि रतलाम जिले से होकर गुजरती है, मतलब पहले लेक्चर हमने देखा था। तो यहाँ पे रतलाम जिला पड़ता है और रतलाम जिले से आपकी कर्क रेखा यानी 23 सही 1/2 नॉर्थ होकर निकलती है और ये कर्क रेखा को 2 बार काटती है। एक बार तो आपकी पहले जाते हुए काटेगी, फिर एक बार वापस आते हुए काटेगी। तो कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली एकमात्र नदी रहेगी कौन सी? माही नदी। और पूछे कहाँ पर काटती है, किस जिले में काटती है, तो वो आपका होगा रतलाम जिला। ठीक है, कौन से जिले में काटेगी? ये रतलाम जिले में काटेगी। इसके बाद दोस्तों ध्यान रखना, माही नदी को जो है आदिवासी गंगा या फिर भीलों की गंगा भी बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पे कौन सी जनजाति का सबसे ज़्यादा निवास है? तो झाबुआ अलीराजपुर वाले क्षेत्र में भील जनजाति सबसे ज़्यादा प्रमुख पाई जाती है। और भील जनजाति जो है उनको उस आधार पर क्या बोला जाता है? भीलों की गंगा या फिर आदिवासी गंगा भी बोला जाता है। यहाँ पर एक बांध का निर्माण हुआ है दोस्तों, कहाँ पे? गुजरात में, जिसको बोला जाता है जमनालाल बजाज बांध। क्या बोला जाता है? जमनालाल बजाज बांध बोला जाता है। कहाँ पर है ये? तो गुजरात में। तो ये बात हो गई आपकी दोस्तों किसके बारे में? माही नदी तंत्र के बारे में। अब आपके 2 नदी तंत्र और बचे हैं, एक रहेगा यहाँ पे गोदावरी नदी तंत्र और एक यहाँ पे रहेगा महानदी नदी तंत्र। ठीक है, तो गोदावरी नदी तंत्र के बारे में दोस्तों बात करते हैं। तो गोदावरी नदी तंत्र आपने देखा होगा दोस्तों, आपको पता होगा कि महाराष्ट्र का जो त्र्यंबक का है या फिर त्र्यंबकेश्वर जो जगह है वहाँ से आपकी निकलती है कौन सी नदी? गोदावरी नदी। तो गोदावरी नदी का यदि हम यहाँ पे उद्गम बात करें तो यहाँ पे कहाँ से होता है? तो इसका उद्गम होता है नासिक से। महाराष्ट्र में एक जिला है जिसका नाम है नासिक और नासिक में एक जगह का नाम है त्र्यंबकेश्वर, वहाँ पे पहाड़ी का नाम है त्र्यंबक। तो उस त्र्यंबक पहाड़ी से इसका उद्गम होता है और ये अंतिम रूप में जाके अपना जल कहाँ पे विसर्जित करती है? तो ये करती होगी अपना बंगाल की खाड़ी में। यहाँ पे कौन सी खाड़ी रहेगी आपकी? बंगाल की खाड़ी, यानी इसकी जो दिशा रहेगी वो कहाँ से कहाँ रहेगी? पश्चिम से पूर्व की ओर इसकी दिशा रहेगी। तो इसकी एक सहायक नदी है दोस्तों जिसका नाम है प्राणहिता। क्या नाम है? प्राणहिता। अपन को उस प्राणहिता नदी के बारे में पढ़ना है। तो गोदावरी नदी तंत्र के बारे में बात करते हैं। तो गोदावरी नदी तंत्र जो है इसकी मुख्य नदी हो जाएगी गोदावरी, जो कि नासिक से निकलती है। मुहाना कहाँ पे बनाएगी? बंगाल की खाड़ी में मुहाना बनाएगी। सहायक नदी दोस्तों इसकी कौन कौन सी हो जाएंगी? तो बेनगंगा हो जाएगी, बर्धा हो जाएगी, पेंच हो जाएगी, कान हो जाएगी। ठीक है, ये इसकी कौन सी हो जाएंगी? सहायक नदियाँ हो जाएंगी। अब बात करते हैं दोस्तों पेनगंगा और बर्धा के बारे में। तो यदि मध्य प्रदेश के मैप की दोस्तों बात करें तो आपको देखना होगा, आपको यहाँ पे पता होगा, यहाँ पे आपका जिला पड़ता है जिसका नाम है बैतूल। क्या नाम है? बैतूल। और यहाँ पे एक जिला है जिसका नाम है सिवनी। क्या होगा? सिवनी। तो यहाँ पे उन्हीं जिलों को दर्शाया गया है दोस्तों। यहाँ पे आपका बैतूल जिला है और बैतूल जिला में एक जगह का नाम है मुल्ताई, जो कि हमने भी बात की थी ताप्ती नदी के बारे में। उस वहीं से आपकी 2 नदियों का उद्गम होता है मुल्ताई से, एक है ताप्ती नदी और दूसरी है आपकी बर्धा नदी। तो यहाँ पे आपका बैतूल होगा, यहाँ पे आपका सिवनी में पारसवाड़ा नाम की एक जगह होगी और जहाँ से आपकी कौन सी नदी निकलेगी? तो यहाँ से निकलेगी वेनगंगा नदी।
तो आगे चल के कुछ नहीं होता है दोस्तों, यही बेनगंगा और वर्धा नदी, यानी वर्धा और बेनगंगा आगे चल के क्या बनाती हैं, प्राणहिता नाम की एक नदी, यानी इन दोनों का जल जब आपस में एक दूसरे से मिल जाता है तो उसको बोला जाता है प्राणहिता नदी। कौन सी नदी बोली जाएगी, प्राणहिता नदी बोली जाएगी। और प्राणहिता नदी जो है अंतिम रूप से अपना जल कहाँ पे विसर्जित करेगी, तो गोदावरी में। तो ध्यान रखना दोस्तों, सबसे पहली बात तो ये जो गोदावरी नदी तंत्र है और इसके अंतर्गत हम जो नदियाँ पढ़ेंगी वो आपकी होंगी दक्षिण की तरफ बहने वाली नदियाँ। ठीक है, कहाँ आपकी, तो आपकी होंगी दक्षिण की तरफ। ये पूछा जाता है कि कौन सी नदी दक्षिण की तरफ बहती है, तो आपको 4-5 नदियों के नाम यहाँ पे नाम याद रखनी है। जैसे बैतूल, वर्धा हो गया, इसके अलावा बेनगंगा हो गया, इसके अलावा पेंच नदी हो गई, कान्ह नदी हो गई, ठीक है, इसके अलावा पेंच हो गई, ठीक है। इन सारी नदियों के आपको नाम याद रखना है। तो ये जो नदियाँ हैं वो कहाँ की ओर बहती हैं, तो ये नदियाँ आपकी दक्षिण की ओर बहती हैं। तो इस आप मैप को सबसे पहले एक बार अच्छे से देख लीजिए। यहाँ पे कौन सी नदी निकलेगी, बैतूल से आपकी निकलेगी वर्धा नदी, सिवनी से निकलेगी बेनगंगा नदी, और जब दोनों आपस में मिल जाएंगी तो यहाँ पे ये कहलाएंगे प्राणहिता नदी। और प्राणहिता नदी अपना जल कहाँ पे विसर्जित करेंगे, तो गोदावरी नदी में। इसके अलावा बेनगंगा नदी की बात करें तो बेनगंगा की एक प्रमुख सहायक नदी है जिसको बोला जाता है पेंच नदी। कौन सी नदी, पेंच नदी बोला जाता है, जो कि आपकी कहाँ से निकलती है, तो छिंदवाड़ा में एक जगह है आपकी जुन्नार देव, तो जुन्नार देव से ये निकलती है आपकी पेंच नदी। तो पेंच नदी की भी सहायक नदियाँ दोस्तों, 2 इंपॉर्टेंट सहायक नदियाँ हैं, कई बार एग्जाम पूछी जाती हैं। एक है कान्ह नदी और दूसरी है कुलबेहरा नदी। तो कुलबेहरा और कान्ह नदी ये किसकी सहायक नदी हो जाएंगी, ये हो जाएंगी पेंच नदी की सहायक नदी। और पेंच किसकी सहायक नदी है, तो पेंच हो जाएगी आपकी बेनगंगा की सहायक नदी। इसके अलावा बेनगंगा की सहायक नदी 2 और हैं, एक है आपकी बावनथड़ी जिसपे बावनथड़ी परियोजना भी चलती है, और इसके अलावा दूसरी है आपकी चंदन नदी। ठीक है, तो आपको ये चीज़ें समझ में आ गई। गोदावरी नदी तंत्र क्या क्या याद रखना है, एक बैतूल, बैतूल से वर्धा, सिवनी, सिवनी से बेनगंगा, दोनों जब मिलेंगे तो प्राणहिता, और प्राणहिता अपना जल छोड़ेंगे कहाँ पे, गोदावरी में। बेनगंगा की बात करें तो बेनगंगा की एक प्रमुख सहायक नदी है, वो है कौन सी, पेंच नदी। पेंच की 2 सहायक नदियाँ रहेंगी, कौन सी, एक कान्ह रहेगी और दूसरी कुलबेहरा रहेगी। और इसके अलावा और कौन सी सहायक नदी रहेंगी बेनगंगा की, तो बावनथड़ी और चंदन नदी। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। इसके अलावा बावनथड़ी सॉरी यहाँ पे जो बेनगंगा नदी है इस पे कुछ बांधों का निर्माण किया गया है। जैसे एक यहाँ पे है भीमगढ़, कौन सा बांध होगा, भीमगढ़, जिसको संजय सरोवर भी बोला जाता है। कहाँ पर स्थित रहेगा ये, सिवनी नदी में, सिवनी जिले के पास, सिवनी जिले में रहेगा। कौन सी नदी के किनारे रहेगा, तो बेनगंगा नदी के किनारे। इसके अलावा दोस्तों एक और बांध है घूंटी बांध, जो कि आपका बालाघाट नदी के, बालाघाट जिले में रहेगा। कौन सी नदी के किनारे, तो ये भी बेनगंगा के किनारे। इसके अलावा बावनथड़ी परियोजना भी चलती है, और यहाँ पे राजीव सागर बांध का निर्माण किया गया है। कौन सी, राजीव गांधी सागर बांध का निर्माण किया गया है, कौन सी नदी के किनारे, तो बावनथड़ी नदी के किनारे। ठीक है, जो कि बालाघाट में आती है। इसके अलावा एक और है दोस्तों माचागोरा। ठीक है, माचागोरा कहाँ पर रहेगा, तो ये आपने ये पेंच राष्ट्रीय उद्यान के बारे में पढ़ा होगा, तो आपको वहाँ पर ये देखने को मिलता है। साथ ही साथ ये छिंदवाड़ा जिले में देखने को मिलेगा। तो आपको गोदावरी नदी तंत्र के बारे में इतनी सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। अंतिम आपका रहता है दोस्तों महानदी नदी तंत्र। महानदी नदी तंत्र ज़्यादा बड़ा नहीं है, आप चाहो तो इसको स्किप भी मार सकते हो, या फिर चाहो तो केवल एक फैक्ट इसका याद रख सकते हो कि महानदी नदी तंत्र जो है दोस्तों, ये कहाँ से निकलती है, तो ये छत्तीसगढ़ से निकलती है। प्रमुख रूप से महानदी कहाँ से निकलेगी ये, तो ये निकलेगी छत्तीसगढ़ से, और अंतिम रूप से अपना जल कहाँ पर विसर्जित करेगी, तो ये करेगी बंगाल की खाड़ी में। महानदी पर एक डैम बना हुआ है दोस्तों जिसका नाम है हीराकुंड बांध। तो हीराकुंड बांध अगर कहीं पूछता है तो किस नदी के किनारे है, महानदी के किनारे। अब इसका मध्य प्रदेश से क्या संबंध है, तो मध्य प्रदेश से इसका संबंध ये रहेगा कि महानदी की एक सहायक नदी है दोस्तों हंसदो नदी। कौन सी है, हंसदो। वैसे तो और भी इसकी सहायक नदी रहेंगी, जैसे ईव हो गई, मांड हो गई, शिवनाथ हो गई, इत्यादि इसकी सहायक नदियां हैं। लेकिन जो हंसदो नदी है दोस्तों, इसका कुछ प्रवाहित क्षेत्र मध्य प्रदेश में आता है। आपने देखा होगा यहाँ पे जो अनूपपुर जिला है, अनूपपुर जिले का कुछ प्रवाहित क्षेत्र जो है आपका हंसदो नदी के किनारे, यहाँ पे हंसदो नदी के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो इसमें अपन को क्या पढ़ना है, केवल इसका मुख्य नदी कौन सी हो जाएगी, महानदी, जो कि छत्तीसगढ़ से निकलती है। मुहाना कहाँ पर बनाएगी, बंगाल की खाड़ी में। सहायक नदी इसकी कौन सी रहेगी, तो हंसदो नदी रहेगी, और मध्य प्रदेश में इसका अपवाह क्षेत्र रहेगा, और साथ ही शिवनाथ एवं मांडवी इसकी सहायक नदी हो जाएंगी। तो दोस्तों ये रहा आपका पूरा मध्य प्रदेश का नदी तंत्र, जिसके अंतर्गत हमने कुल 6 नदी तंत्रों के बारे में बात की थी, जिसमें सबसे पहला था आपका नर्मदा नदी तंत्र, दूसरा था गंगा नदी तंत्र, तीसरा था माही नदी तंत्र, चौथा था ताप्ती नदी तंत्र, 5वां गोदावरी और 6वां महानदी।
इन 6 नदी तंत्रों के अंतर्गत दोस्तों हमने मध्य प्रदेश की नदियों को प्रमुख 6 भागों में बांट के देखा है, ठीक है। और जिसके अंतर्गत हमने देखा है कि प्रमुख नदी जो है उनके उद्गम स्थान क्या रहेंगे, मुहाना क्या रहेंगे, वहाँ पे कौन कौन सी परियोजनाओं का निर्माण किया गया है, इतनी सारी चीज़ों को हमने देखा है। आप इनको एक बार अच्छे से रिवाइज कीजिए, ठीक है, और इसको कोशिश कीजिए आप मैप पर ड्रॉ करने की, एक बार यानी ब्लैंक मैप लीजिए और वहाँ पे आप नदियों को ड्रॉ करने की कोशिश कीजिए। इससे क्या रहेगा, आपकी प्रैक्टिस काफ़ी अच्छी हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। तो इतनी सारी चीज़ें आपको अच्छे से याद कर लेनी है और इनकी कई बार आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। तो मिलते हैं फिर दोस्तों अगले लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।